अंधेरा जब गांव के रास्तों पर उतरता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं चुराता, वो रास्तों की सच्चाई भी छुपा देता है। रात के घुप अंधेरे में आपके कदम कहाँ पड़ रहे हैं? अंधेरे में अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती किसी ऐसी चीज को आपके पीछे लगा सकती है जो फिर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। रात के 7:45 बज रहे हैं। खेत के किनारे जमीन पर बना एक बांस और पुआल का छोटा मचान है। अंदर एक लालटेन रखी है। माधव अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठा है। लल्लन आराम से बांस की दीवार से टेक लगाकर बैठा है। भैरव काका अपनी लाठी के सहारे चुपचाप बैठे बाहर के अंधेरे को घूर रहे हैं। एक बात तो है, गांव में चाहे जितनी गर्मी पड़े, पर ये खेत वाले शेड में जो ठंडी हवा लगती है ना, वो शहर के एसी में भी नहीं है। एकदम नींद आने लगती है। नींद लेने नहीं आए हैं लल्लन बाबू, फसल की रखवाली करनी है। और जरा बाहर मुंडी निकाल कर देख, हवा ठंडी तो है पर आसमान देख रहा है, एकदम काला तवा हो रखा है। मुझे तो लग रहा है आज रात भारी बारिश होने वाली है। अरे तो होने दो बारिश, अपन तो मचान के अंदर बैठे हैं। लेकिन ये अपना किशनवा कहाँ रह गया? 7 बजे का बोलकर गया था, 8 बजने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है उसकी घरवाली ने आज कड़ी चावल बनाए होंगे, आराम से दबा के खा रहा होगा। खाने का तो ठीक है, पर उसे आना तो खेत के कच्चे रास्ते से ही है। और वो अपनी टॉर्च भी कल ही बता रहा था कि खराब हो रही है। इस घुप अंधेरे में बिना रोशनी के। अंधेरा कोई परेशानी नहीं है माधव, परेशानी वो सन्नाटा है जो इस अंधेरे के साथ आया है। कैसा सन्नाटा काका? हवा तो चली रही है इतनी तेज। हवा चल रही है लल्लन, पर क्या तुम्हें किसी जानवर या कीड़े की आवाज आ रही है? मेंढक, झींगुर सब अचानक चुप हो गए हैं। जब कुदरत ऐसे अपनी सांस रोक लेना तो समझ जाना चाहिए। काका, आप ना एकदम से माहौल को डरावना बना देते हो। किशन आता ही होगा, पहलवान आदमी है। अरे काका तो मजाक कर रहे हैं माधव। काका को तो बस कोई पुरानी कहानी सुनाने का बहाना चाहिए। क्यों काका, सही बोला ना? गांव के बाहर का कच्चा रास्ता। किशन तेज तेज कदमों से पगडंडी पर चल रहा है। उसके एक हाथ में पुरानी टॉर्च है जिसकी पीली रोशनी बार बार झपक रही है। हवा तेज है। किशन को कोई डर नहीं है, वो बस थोड़ी झुंझलाहट में है। लो, हो गया काम। अब इस अंधेरे में अंदाजे से ही चलना पड़ेगा। चलो, वो पुराना बरगद तो आने ही वाला है। वहां से तो खेत की पगडंडी सीधी है। पगडंडी का वो हिस्सा जहां एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। ये इलाका पूरी तरह से अंधेरे में डूबा है। पेड़ की मोटी जड़ें ऊपर से लटक रही हैं। जमीन पर बिल्कुल बीच रास्ते में एक गोल घेरा बना है जिसके बीच में एक बड़ा सा नींबू और उसमें कुछ कीले ठुकी हैं। ये टोटका किसी ने वहां रखा है। किशन अपनी धुन में तेज तेज चलता हुआ आ रहा है। उसका ध्यान आसमान के बादलों पे है कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। हवा बहुत ठंडी हो गई है। लल्लन और माधव मचान पे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। किशन का भारी जूता सीधा उस कीलों वाले नींबू पर पड़ता है। नींबू पूरी तरह से कुचल जाता है और घेरा टूट जाता है। धत तेरे की, ये बीच रास्ते में कौन सा जंगली गूलर या गोबर पड़ा था? पूरा जूता गंदा कर दिया। बिजली की उस पल भर की सफेद रोशनी में एक सेकंड के लिए पेड़ की डाल पर बैठी एक खौफनाक कंकाली देती है। उसकी आंखों में सिर्फ काले गड्ढे हैं और वो नीचे किशन को देख रही है। लो, बारिश भी शुरू हो गई। जूते का कीचड़ और फैल जाएगा। किशन गीली घास पर जूता पोंछता है जिससे जूते में लगा वो नींबू और टोटके का रंग धुल जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसने क्या कुचला था। वो बिना पीछे देखे तेजी से मचान की तरफ भागने लगता है। मचान के अंदर सब बैठे हैं। बाहर से हल्की बारिश की आवाज आ रही है। किशन भागता हुआ मचान के अंदर घुसता है। लो भाई, आ गया अपना पहलवान। यार तूने तो बहुत देर कर दी। अरे क्या बताऊं माधव भाई, वो अपनी टॉर्च है ना, रास्ते में ही धोखा दे गई। पूरा रास्ता अंधेरे में पार करके आया हूं। ऊपर से ये बारिश शुरू हो गई। अरे तो अंधेरे में किसी भूत प्रेत से नहीं टकराए क्या रास्ते में? काका तो यहाँ माहौल बना रहे थे कि अंधेरे में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। भूत तो नहीं मिला लल्लन बाबू,
पर रास्ते में उस पुराने बरगद के पास किसी जानवर का गोबर या कुछ सड़ा हुआ फल जरूर पड़ा था। सीधा पैर उसी पर पड़ा मेरा। अंधेरे में देखकर चलना चाहिए था किशन। जूते साफ किए तूने? हाँ काका, वहीं रास्ते में गीली घास पर रगड़ दिए थे। और फिर बारिश भी तो हो रही है, सब साफ हो गया होगा। काका या कोई और किशन के जूतों पर ध्यान नहीं देता। किसी को पता नहीं चलता कि किशन ने असल में क्या कुचला है। सब नॉर्मल हो जाता है। चारों लोग मचान पर आराम से बैठे हैं। बाहर बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है। लालटेन की पीली रोशनी मचान के अंदर फैली है। चलो, अच्छा हुआ तू बारिश तेज होने से पहले पहुंच गया। अब रात भर यहीं काटना है। यार माधव, हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी नहीं हो गई अचानक? मेरी तो पीठ एकदम सुन्न हो रही है। अरे बारिश की वजह से ठंड लग रही होगी तुझे। भीग जो गया है थोड़ा। किशन, नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे ठीक मेरी पीठ के पीछे कोई बर्फ रखकर खड़ा हो। किशन के पीछे की बांस की दीवार है। वहां बाहर अंधेरे में दो लंबी, सूखी और भयानक हड्डियों वाली उंगलियां बांस की दरारों के बीच से अंदर की तरफ घुसती हुई दिखाई देती हैं, ठीक किशन की गर्दन के पीछे। किशन को इसका बिल्कुल पता नहीं है। किशन, तूने अभी कहा ना कि तू पुराने बरगद वाले रास्ते से आया है। तुझे पता है लोग सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से क्यों नहीं गुजरते? क्यों काका, ऐसा क्या हुआ था वहां? किशन अनजाने में मौत को अपने साथ ले आया था। आखिर क्या था उस बरगद का इतिहास? और क्या भैरव काका की कहानी इन्हें आने वाले खौफ से बचा पाएगी? तूफान जब बाहर से आता है तो वो छप्पर उड़ाता है, लेकिन जब तूफान किसी अनजाने खौफ का हो तो वो सीधे इंसान के दिमाग पर वार करता है। मचान के अंदर चारों लोग बैठे थे। बाहर बारिश और हवा का शोर इतना था कि कोई किसी की धड़कन भी नहीं सुन सकता था। किशन को लग रहा था कि उसने रास्ते के अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है, पर सच तो ये था कि अंधेरा अब उसके साथ मचान के अंदर बैठ चुका था। माधव भाई, अगर ये बारिश रात भर ऐसे ही चलती रही ना तो सुबह खेत में फसल नहीं, सिर्फ कीचड़ की खेती मिलेगी। सही टाइम पे आ गया तो किशनवा, वरना इस आंधी में उड़ के सीधा दूसरे गांव में गिरता। अरे ऐसे कैसे उड़ जाऊंगा? पर हाँ, हवा में धार बहुत है आज। थोड़ा पीछे होकर बैठता हूँ, सामने से बौछार आ रही है। जरा लालटेन के आगे अपना गमछा लगा दे। हवा के झोंके से उसकी लौ बहुत कांप रही है। लो, हो गया काम, अंधेरा हो गया। अरे माधव भाई, माचिस निकालो जल्दी। इस खूब अंधेरे में कोई कीड़ा कांटा ना चढ़ जाए ऊपर। अरे रुक जा भाई, हवा इतनी तेज है कि तीली सुलगते ही बुझ जा रही है। तू पीछे हट थोड़ा। आह माधव, जल्दी जला यार, मेरी पीठ में पीछे से कुछ चुभ रहा है, बहुत नुकीला सा है। बिजली जोर से चमकती है। उसे एक पल की सफेद रोशनी में दिखता है कि किशन अपनी पीठ खुजला रहा है और ठीक उसके पीछे बांस की दीवार की दरार से एक जली हुई लकड़ी जैसी काली और लंबी नाखूनों वाली उंगली अंदर की तरफ धसी हुई है, जो किशन की शर्ट को खुरच रही है। पर बिजली चमकते ही उंगली तुरंत बाहर खिंच जाती है। लो, जल गई। क्या चुभ रहा था तुझे किशन? बांस का कोई कोना निकला होगा। पता नहीं यार, कोई बांस नहीं था वो। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई जली हुई बहुत ठंडी लकड़ी सीधे मेरी पीठ में गड़ा दी हो, एकदम बर्फ जैसी ठंडी। काका, ये उस बरगद वाले रास्ते पर असल में चक्कर क्या है? लोग रात में वहां जाने से इतना खौफ क्यों खाते हैं? तूने उस रास्ते का इतिहास पूछा है किशन, तो सुन। आज से कई साल पहले की बात है। हमारा गांव एकदम सुखी था। फिर एक दिन ना जाने कहां से एक अनजान औरत इस गांव में आ गई। उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी डाल ली। कौन थी वो काका? गांव वालों ने उसे वहां रहने कैसे दिया? कोई नहीं जानता वो कौन थी या कहां से आई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, दिन भर अपनी झोपड़ी में बंद रहती, और जैसे ही रात का अंधेरा होता वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खौफनाक पूजा और तंत्र मंत्र शुरू कर देती थी।
उसके आने के कुछ दिन बाद ही गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव की गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। कई घरों के बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और सबसे बड़ी बात, उस साल बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। पूरा गांव सूखे की मार से तड़पने लगा। सबको समझ आ गया था कि ये सब उसी डायन के काले जादू का असर है। फिर क्या किया गांव वालों ने? उसे भगाया नहीं? गांव के सब लोग मिलकर गए। प्रधान जी ने भी हाथ जोड़कर और फिर धमकी देकर उसे गांव की सीमा से चले जाने को कहा, पर वो टस से मस नहीं हुई। उल्टे उसने गांव वालों को श्राप दे दिया कि वो इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ेगी। और फिर एक रात बिल्कुल आज जैसा ही तूफान आया। ऐसी बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग अपने घरों में दुबके थे, पर वो औरत, वो उस भयानक तूफान में भी बरगद के ठीक नीचे बैठकर अपनी कोई खौफनाक पूजा कर रही थी। तभी आसमान से मौत बनकर बिजली गिरी। कुदरत ने उसका इंसाफ कर दिया था। पेड़ का एक हिस्सा जल गया और वो औरत उसी आग में जिंदा जल गई। गांव वालों को लगा कि अब बला टल गई, पर उन्हें क्या पता था कि वो औरत मरी नहीं, बल्कि उसकी रूह उसी जली हुई छाल और जड़ों में समा गई है। मचान में सन्नाटा पस रहा है। लल्लन की आंखें डर से फटी हुई हैं। किशन के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है। बाहर बारिश लगातार हो रही है। तो काका, अगर वो औरत वहीं जल के राख हो गई थी, तो फिर आज इतने सालों बाद भी लोग रात में उस रास्ते से जाने में इतना खौफ क्यों खाते हैं? क्योंकि बात वहां खत्म नहीं हुई किशन। उस जली हुई औरत की रूह उसी बरगद में बस गई। ये बात दूर पहाड़ों के अघोरियों तक पहुंच गई। वो उस पिशाचनी को खत्म करने नहीं आए, वो उसका इस्तेमाल करने आते हैं। इस्तेमाल? कैसा इस्तेमाल काका? आज भी जब कोई भारी रात होती है तो वो अघोरी तांत्रिक रात के अंधेरे में गुपचुप उस बरगद के पास आते हैं। वो पिशाचिनी की ताकत खींचने के लिए रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच ताज़ा तंत्र मंत्र और काले टोटके करके चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। किसी को नहीं पता होता कि आज रात उस पेड़ के नीचे कौन सा ताज़ा टोटका रखा है। काका का डायलॉग सुनते ही किशन की सांस जैसे गले में ही अटक जाती है। समय एकदम से धीमा हो जाता है। किशन को अभी अभी हुए उस हादसे की याद आती है। किशन को याद आता है वो खूब अंधेरा, रास्ते के बीच में चलना और फिर उसके भारी जूते के नीचे किसी चीज का कुचलना, फिर लोहे की कील के जूते से रगड़ने की हल्की सी आवाज। खुर। काका, मुझे लग रहा है मुझसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। काका, जब मैं आ रहा था तो बिल्कुल बीच रास्ते में मेरे जूते के नीचे कोई चीज बुरी तरह कुचल गई, जैसे कोई बड़ा सा फल हो और उसमें से कोई नुकीली चीज जैसे लोहे की कीलें मेरे जूते के किनारे से रगड़ी थी। मैंने उसे कोई जंगली गूलर या गोबर समझकर घास पर पोंछ दिया था। क्या? नींबू और कीले? काका झटके से अपनी जगह से उठते हैं। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाए, मचान का माहौल अचानक पूरी तरह बदल जाता है। काका, ये अचानक इतनी बर्फ जैसी ठंड कहाँ से आ गई? और ये जली हुई लकड़ी की सड़ांध कैसी आ रही है? बिजली की उस तेज सफेद रोशनी में किशन के ठीक पीछे वाली पतली बांस की टाट दीवार पर बाहर से एक बहुत बड़ा और खौफनाक साया उभरता है। वो साया किसी औरत का है जिसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। माधव, वो बाहर है, वो मेरे ठीक पीछे खड़ी है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक हम अंदर हैं
वो सीधा वार नहीं कर सकती। कोई आवाज मत करना। वो खौफनाक साया दीवार के पार धीरे धीरे नीचे झुकता है। लालटेन की नीली लो और भी छोटी हो जाती है। अचानक मचान की बांस की टाट में बने एक छोटे से छेद के पास कोई हलचल होती है। बांस की दीवार के उस छोटे से छेद पर जूम करता है। उस छेद के ठीक उस पार से अंधेरे में चमकती हुई एक बिल्कुल सफेद बिना पुतली वाली आंख अंदर झांक रही है। वो आंख सीधे किशन को घूर रही है। किशन का डर सच साबित हो चुका था। शापित बरगद की जली हुई पिशाचिनी मचान के ठीक बाहर खड़ी थी और उसका शिकार किशन था। क्या माधव और काका इस साए से किशन को बचा पाएंगे, या लालटेन बुझते ही मचान के अंदर मौत का खेल शुरू होगा? दिल थाम कर इंतजार कीजिए इस खौफनाक रात के आखिरी पहर का। घुप अंधेरा है। सिर्फ बाहर चमकने वाली बिजली की रोशनी से मचान के अंदर का खौफनाक नजारा दिखता है। पिशाचिनी का जली हुई लकड़ी जैसा हाथ टूटी हुई बांस की दीवार से अंदर आकर हवा में टटोल रहा है। मचान टूट रहा है, भागो। अगर ये अंदर आ गई तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सीधे गांव की तरफ भागना। मचान का छप्पर नीचे गिरने ही वाला होता है कि चारों लोग खुले खेत में छलांग लगा देते हैं। मूसलाधार बारिश उनके चेहरों पर चाबुक की तरह पड़ रही है। वो कीचड़ से सने हुए पागलों की तरह दौड़ना शुरू करते हैं। पीछे मत देखना, बस दौड़ते रहो। पिशाचनी सीधे किशन के पैरों पर झपकती है। उसके लंबे काले नाखून किशन के टखने में गहरे गड़ जाते हैं। किशन औंधे मुंह कीचड़ में गिर पड़ता है। किशन, माधव, काका, ये मुझे खींच रही है, मेरे पैर। पिशाचनी की ताकत इंसान से कहीं ज्यादा है। वो पलक झपकते ही किशन को घसीटते हुए खेत के किनारे मौजूद घनी कंटीली झाड़ियों और अंधेरे की तरफ खींचने लगती है। किशनवा, नहीं। माधव किशन को बचाने के लिए पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भैरव काका अपनी पूरी ताकत से माधव को पीछे से पकड़ लेते हैं। पागल हो गया है, तू उसे नहीं बचा सकता। वो पिशाचिनी है, छोड़ दे उसे। माधव भाई, मुझे मत छोड़ो। किशन के दोनों हाथ कीचड़ में लकीरें बनाते हुए अंधेरी झाड़ियों के अंदर गायब हो जाते हैं। झाड़ियों के अंदर से सिर्फ कपड़ों के फटने और मांस नोचने जैसी एक बहुत ही भयानक खुरदरी आवाज आती है। किशनवा खत्म हो गया। भैरव काका, भाग माधव, वरना ही हमारा भी खून पिएगी। भाग। माधव, लल्लन और काका अपनी जान बचाकर पागलों की तरह दौड़ते हुए गांव की पक्की सड़क पर पहुंचते हैं। उनके चेहरों पर खौफ, कीचड़ और आंसू मिले हुए हैं। वो सीधे गांव के बीचों बीच बने सरपंच के बड़े पक्के घर की तरफ भागते हैं। सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। सरपंच जी, गजब हो गया, दरवाजा खोलिए। कुछ सेकंड बाद अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है। सरपंच जी एक लालटेन लिए खड़े हैं। उनके पीछे 2-3 और गांव वाले भी डंडे लेकर खड़े हैं। सरपंच उन तीनों की खौफनाक हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। भैरव काका, माधव, ये क्या हालत बना रखी है? और इतनी रात गई, चीख पुकार काहे मचा रखी? किशन कहाँ है? किशनवा को वो खा गई सरपंच जी। वो कंकाली डायन उसे झाड़ियों में खींच ले गई। वो मर गया। डायन और झाड़ियों का नाम सुनते ही सरपंच और पीछे खड़े गांव वालों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। झाड़ियां? कौन सी झाड़ियां काका? कहीं तुम लोग उस श्रापित बरगद वाले रास्ते से तो नहीं आ रहे थे? किशन ने अनजाने में उस पिशाचिनी का ताजा टोटका कुचल दिया था सरपंच जी। वो आजाद हो गई। उसने मचान तोड़ दिया। हम कुछ नहीं कर पाए। वो उसे घसीटकर अंधेरे में ले गई। हमें गांव के लड़कों को लेकर उसे ढूंढने जाना होगा। शायद वो जिंदा हो। सरपंच एक गहरा घूंट निकलता है। उसके चेहरे पर दया नहीं, बल्कि अपने गांव को बचाने का खौफ है। वो धीरे से पीछे की तरफ एक कदम हटाता है। नहीं काका, कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? वो हमारा भाई है। वो तड़प रहा होगा वहां। वो अब हमारा भाई नहीं रहा माधव।
वो उस पिशाचनी का शिकार बन चुका है। तुम लोग गांव के नियम जानते हो। उस बरगद की जमीन पर सूरज ढलने के बाद कोई कदम नहीं रखता। अगर हम उसे ढूंढने गए तो वो पिशाचनी पूरे गांव में घुस जाएगी। एक की जान के लीले में पूरे गांव की बलि नहीं चढ़ा सकता। पंच जी, बस एक बार। सरपंच, मैंने कह दिया ना, कोई उस तरफ नहीं जाएगा। किशन अब इस दुनिया का नहीं रहा। अपने अपने घरों में जाओ और कुंडी लगा लो और दुआ करो कि वो सिर्फ किशन के खून से शांत हो जाए। खौफ ने इंसानी हमदर्दी का गला घोट दिया था, लेकिन कभी कभी दोस्ती के रिश्ते गांव के पुराने नियमों और मौत के खौफ से भी बड़े हो जाते हैं। लल्लन के अंदर का डर अब एक अजीब सी जिद में बदल रहा था। एक ऐसी जिद जो उसे सीधे मौत के जबड़े में ले जाने वाली थी। उठ जा लल्लन, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। वो जगह अब इंसानों के लिए नहीं बची है। चल, घर चल। घर? किस मुंह से घर जाऊं माधव? क्या बोलूंगा उसकी घरवाली को कि हम तीनों नामर्द अपनी जान बचाकर भाग आए और उसे उस डायन के हवाले कर दिया? होश में आ लल्लन, वो कोई मामूली जानवर नहीं है जिससे तू लड़ लेगा। वो पिशाचिनी है। वहां गया तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। जान तो अंदर से मेरी भी सूख रही है काका, पर मैं अपने भाई को उस अंधेरे में तड़पने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम लोगों को गांव प्यारा है तो छुप कर बैठो। मैं जा रहा हूं अपने किशनवा को लाने। माधव और काका संग खड़े रह जाते हैं। लल्लन वापस उसी कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगता है जहां से वो जान बचा कर आए थे। बिजली चमकती है और लल्लन का साया अंधेरे में गायब हो जाता है। किशन, कहाँ है तू भाई? लालटेन की रोशनी कीचड़ पर पड़ती है। वहां दो बहुत गहरे निशान हैं, जैसे किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटा गया हो। उन निशानों के साथ साथ कीचड़ पर लाल रंग, खून मिला हुआ है। लल्लन की नजर थोड़ी आगे जाती है। घसीटे जाने के निशान झाड़ियों के बीच से होते हुए सीधे उसी पुराने श्रापित बरगद के पेड़ की तरफ जा रहे हैं। लल्लन झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है। वो बरगद के पेड़ की सीमा पर पहुंच जाता है। पेड़ का आधा हिस्सा जला हुआ है और उसकी मोटी जड़ें किसी भयानक अजगर की तरह जमीन पर फैली हैं। वहां एकदम घुप अंधेरा है। किशन, ओ किशन, अगर जिंदा है तो आवाज दे भाई। लल्लन भाई, मैं यहाँ हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है लल्लन। मेरी टांग टूट गई है। मुझे बाहर निकाल ले भाई। मैं आ गया, तू घबराना मत। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लल्लन पेड़ की सबसे मोटी जड़ के पास पहुंचता है। लालटेन की रोशनी में उसे जड़ के पीछे से एक कीचड़ से सना हुआ हाथ बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। वो हाथ बिल्कुल किशन के हाथ जैसा लग रहा है। किशन, मेरा हाथ पकड़। तू भी आ गया लल्लन भाई। अब हम सब यहीं रहेंगे, हमेशा के लिए। पिशाचनी अपने लंबे नाखूनों वाला दूसरा हाथ लल्लन की गर्दन की तरफ बढ़ाती है। लल्लन खौफ से पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। उसके कांपते हाथों से लालटेन छूटकर सीधे पेड़ की सूखी जड़ों पर गिरती है। लल्लन बच गया। आग की उसी तेज रोशनी में लल्लन की नजर जड़ों के बिल्कुल पीछे पड़ती है। वहां किशन बेहोश पड़ा है। उसके पैर से खून बह रहा है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं। पिशाचनी आग के पार से भयानक आवाजें निकाल रही है, लेकिन लपटों की वजह से नीचे नहीं आ पा रही है। लल्लन बिना एक पल गवाए आग की लपटों के किनारे से कूदता है। वो अपनी पूरी ताकत से बेहोश किशन के कॉलर और बेल्ट को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बरगद की उस मनहूस सीमा से बाहर कीचड़ वाले रास्ते पर खींच लाता है। लल्लन की हिम्मत और लालटेन की उस आग ने उस रात पिशाचनी को तो हरा दिया, लेकिन बरगद का वो खौफनाक श्राप आज भी वहीं जिंदा है। गांव वाले जान चुके हैं कि अंधेरे रास्तों पर पड़ी हर चीज सिर्फ कचरा नहीं होती। कुछ चीजें अनजाने में मौत को बुलावा दे देती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ साए
कभी पीछा नहीं छोड़ते।